आपके साथ ऋषभ अग्रवाल। आप देख रहे हैं सारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में चुनाव का माहौल बढ़ता जा रहा है। चुनाव का माहौल बना हुआ है, बस कुछ ही समय बाकी है चुनाव में। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां लगातार जो है पार्टी के जो नेता हैं वो जो है प्रदेश में पहुंच रहे हैं। वहीं चुनावी माहौल भी गर्माता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तीसरी लिस्ट जारी करी है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने निवाड़ी की 2 विधानसभा सीटों से मां बेटी दोनों को प्रत्याशी बनाकर चुनावी रण में उतारा है। आपको बता दें कि निवाड़ी से मीरा यादव को पहले ही प्रत्याशी बनाया गया था, तो वहीं निवाड़ी के पृथ्वीपुर से मीरा यादव की बेटी शिवांगी यादव को भी प्रत्याशी बनाया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप हैं भोपाल से, और इंदौर से ललित हैं हमारे साथ। संदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी की लिस्ट जारी हुई है विधानसभा चुनाव के, कितने प्रत्याशियों का जो है चेहरे सामने आए हैं और कितने नाम सामने आए हैं और किस तरह की जो है रणनीति बनाई है समाजवादी पार्टी ने, बताइए जरा। देखिए, समाजवादी पार्टी की बात करें तो अब तक 22 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। लगातार उम्मीदवारों का चयन जारी है और जिस प्रकार से जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही समाजवादी पार्टी से, तो वो सारी चीजें इस सूची में देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें तो यादव ब्राह्मण सभी को कहीं न कहीं मौका देने का प्रयास किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूपी से लगे क्षेत्र हैं वहीं पर ज्यादा भी समाजवादी पार्टी ने फोकस किया है। समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान जरूर कर रही है, लेकिन उसको 230 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे हैं। वही यूपी से लगे कुछ क्षेत्रों में उसके पास जो संगठन उधर थोड़ा ठीक ठाक है, तो वहां पर उसको कुछ उम्मीदवार मिल रहे हैं। बाकी सभी जो 230 विधानसभा सीटों में जो दावा किया गया था समाजवादी पार्टी द्वारा, वो दावा कहीं न कहीं अभी तक निराधार साबित होता नजर आ रहा है। क्योंकि उम्मीदवारों की भारी कमी है समाजवादी पार्टी के पास, कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। तो फिलहाल चुनाव में दावा तो कर रही है, लेकिन वो दावे कितने मजबूत हैं और कितना आगे तक जाएंगे, ये जल्द ही कुछ दिनों में पता चल जाएगा। जी बिल्कुल संदीप। और वहीं कांग्रेस की अभी तक जो बाकी की सीटें जो बची हुई हैं मध्य प्रदेश में, उसको लेके भी मंथन जो है लगातार जारी है। और कल की बात की जाए तो कल 5 घंटे का मंथन किया गया। कई नामों पे सहमति नहीं बनी है, कुछ नामों पे सहमति बनी है। आज फिर बैठक की जाएगी और जिन पे जो है चर्चा होगी नामों को लेके। क्या अपडेट है इसको लेके, कांग्रेस की लिस्ट को लेके, जरा बताइए संदीप। बिल्कुल, देखिए 86 उम्मीदवारों का और चयन करना है कांग्रेस पार्टी का, और 86 उम्मीदवारों में कहीं न कहीं दांव पेंच चले जा रहे हैं। अभी तक अगर हम बात करें तो 144 नामों की एक सूची जारी की थी कांग्रेस पार्टी ने। तो 144 में भी कुछ 4-5 उम्मीदवार ऐसे हैं जिसको लेकर के काफी विरोध देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। और सबसे बड़ी बात एक और भी उभर के सामने आई कि हाँ, पहले आप वाली बात हो रही है। भाजपा को 96 उम्मीदवारों की घोषणा करनी है और 84 उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस पार्टी को करनी है। तो अब जो अभी तक पहले देखने को मिला, 144 कांग्रेस ने की, 136 उम्मीदवारों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने घोषित की। दोनों पार्टियों में काफी विरोध देखने को मिला। और अब जब वो सूचियां आ चुकी हैं तो उसके बाद दोनों पार्टियां आकलन कर रही कि हमारा जो प्रत्याशी है वो ज्यादा मजबूत है या उनका जो प्रत्याशी है वो ज्यादा मजबूत है। तो इस कहीं न कहीं गहमा गहमी के चक्कर में जो अब आखिरी एक तरह से हम सूची कह सकते हैं दोनों पार्टियों की, तो उसमें दोनों ही पार्टियां आकर के फंस गई हैं। इनको इस बात का अंदाजा है कि अगर चुनाव फतेह करनी है तो ये आखिरी जो सूची है ये दमदार होनी चाहिए, अच्छे कैंडिडेटों की सूची होनी चाहिए। इसीलिए दोनों पार्टियों में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कल देर रात तक बैठक चली है दिल्ली में। आज भी जानकारी निकल के सामने आई कि बैठक चलनी है कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की भी। अब आज संभवतः पीएम मोदी भी बैठक में शामिल होंगे और वो भी सूची को अंतिम रूप देने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। क्योंकि अब भाजपा कांग्रेस के पास या किसी भी राजनीतिक दल के पास ज्यादा वक्त बचा नहीं
नहीं है। मतदान के लिए महज 20 से अगर हम बात करें तो 25-26 दिन का वक्त बचा है और अभी तक सूचियों का ऐलान नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल संदीप, और जिस तरह से आप बता रहे हैं उस तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि आज या कल में ये सूची आ जाएगी। मैं रुक करूंगा, इंदौर से ललित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ललित, जैसे कि संदीप बता रहे हैं कि सूचियों पे मंथन जारी है और आखिरी सूची मानी जा सकती है कि आज या कल में जो सूची आ जाएगी। क्या राजनीतिक समीकरण दिख रहे हैं फ्लोर पे, क्योंकि कुछ ऐसी सीटें हैं जो अभी रह गई हैं, उनके नामों को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं, जरा बताइए ललित। देखिए, इंदौर में भी जो कैंडिडेट्स हैं जिनके नाम अभी तक सामने नहीं आए, वो भी लगातार इंतजार कर रहे हैं। उनकी सांसें तेज चल रही हैं कि उनका टिकट में नाम आता है नहीं आता है। इंदौर की बात करें तो इंदौर में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 और डॉक्टर अंबेडकर नगर महू, ये 3 सीटों पर अब तक जो है विचार नहीं किया गया है। दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेट्स अभी तक डिक्लेयर नहीं किए गए हैं। दोनों ही पार्टी ये कयास लगा रही कि पहले किसी एक की लिस्ट आ जाए, उसके बाद अपन प्रत्याशी जो है घोषित करेंगे। लेकिन लगातार जो है इन तीनों सीटों पर काफी गहन विचार मंथन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 से वर्तमान में विधायक थे महेंद्र हार्डिया, विधानसभा 3 से विधायक थे कैलाश विजयवर्गीय, आकाश विजयवर्गीय, और डॉक्टर अंबेडकर नगर महू से कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ये चुनाव लड़ी थी और चुनाव जीती थी। लेकिन अब जो है जो हट धर्मिता है कैंडिडेट्स की, वो कहीं ना कहीं आला कमान को परेशान कर रही है। जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे थे कि उषा ठाकुर को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में भेजा जाएगा, लेकिन उषा ठाकुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में जाने को तैयार नहीं है। वे महू से ही चुनाव लड़ना चाहती। वहीं एक नाम और सामने आ रहा है, जो पूर्व लोकसभा स्पीकर है सुमित्रा महाजन, उनके पुत्र मन्नार महाजन को भी लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से वे चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही संजय शुक्ला के जो कजिन ब्रदर है शुक्ला, वे भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से उन्हें टिकट मिल जाए। तो इस तरीके के जो घमासान दोनों ही पार्टियों में मचा हुआ है, इसको लेकर जो है लिस्ट देर से देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, और दोनों पार्टियों में घमासान के साथ ही जो समर्थक है पार्टियों के, उनमें भी काफी उत्साह दिख रहा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ को सीएम बनाने के लिए उज्जैन के चक्र तीर्थ शमशान घाट पर तंत्र समाधान किया जा रहा है। बता दें आपको कि तंत्र समाधान 9 दिन तक चलने वाला है। क्या अपडेट है इसको लेके, ललित जरा बताइए। देखिए, पीसीसी चीफ कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उज्जैन जो है वहां पर एक तंत्र साधना की जा रही है। मैं आपको बता दूं, जो शमशान है उज्जैन का चक्र तीर्थ शमशान, ये तंत्र साधकों के लिए काफी पसंदीदा जगह माना जाता है। यहाँ पर जब एक जो फोटो वायरल हो रहा है उसमें जो है कमलनाथ का एक चित्र रखा हुआ है शमशान में, आजू बाजू चिताएं जल रही हैं और वहां पर विभिन्न सामग्री जिनमें एक कमलनाथ जी का पुतला भी बनाया गया, विरोधियों का पुतला बनाया गया है। नींबू जो है, शराब और तमाम जो चीजें हैं जो तंत्र क्रिया में उपयोग होती हैं, वो साधक लेके बैठे हैं। ये जो तंत्र साधना है, ये भय्यू महाराज नाम के एक महाराज है, तंत्र साधक है, ये वहां पर इस क्रिया को 9 दिनों तक अंजाम दे रहा है। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पूर्व में विधायकों की खरीद फरोख्त की गई थी कांग्रेस के विधायकों की, ऐसा ना हो इसके लिए भी ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। पता लगा है कि लगभग 7 से अधिक लोग जो है जो कमलनाथ के समर्थक है, वो इस पूरी क्रिया को अंजाम दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, उज्जैन का जो शिप्रा के समीप जो विक्रांत घाट है, ये शमशान घाट जो है तंत्र क्रियाओं के लिए काफी प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि इंदौर समझ जाऊंगा उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है वो दक्षिण मुखी है और दक्षिण मुखी मंदिर होने के चलते तंत्र क्रिया के लिए काफी लाभप्रद होता है। और इसीलिए उज्जैन में जो है देश भर के जो तांत्रिक है वो एकत्रित होते हैं और यहाँ पर तंत्र क्रिया करते हैं। मैं आपको बता दूं, उज्जैन में महाकाल के समीप ही काल भैरव मंदिर है और भैरव जो है वो तंत्र क्रिया में काफी अहम रोल रखते हैं। इसी को लेकर उज्जैन में ये जो है चक्र तीर्थ घाट पर ये जो तंत्र क्रिया है यहाँ पर की जा रही है और इसका एक वीडियो भी और फोटो वायरल हो रहा है। तो इस तरीके से श्याम दाम दंड भेद ये सारी नीतियां जो है दोनों ही पार्टी के लोग अपना रहे हैं और उसमें तंत्र क्रिया भी एक अहम रोल रख रही है। जी ललित, मैं लौटूंगा आपके पास। संदीप का एक बार फिर से रुख करेंगे। संदीप, कांग्रेस के पीसीसी चीफ कमलनाथ को जिताने के लिए एक तंत्र विद्या
का भी अब इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब साम दाम दंड भेद के साथ साथ तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया जा रहा है और कांग्रेस के लिए जो कमलनाथ है उनके लिए दुआ की जा रही है। क्या क्या राजनीतिक समीकरण दिख रहे हैं आपको इसको लेके? देखिए, ये राजनीति में कोई नई बात नहीं है। राजनीति में अगर हम बात करें तो तंत्र साधना बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। इस समय पर आप देखेंगे तो कोई महामृत्युंजय का जाप करवाता है, कोई अलग अलग तरीके से हवन करवाता है। पिछले अगर हम 2018 की बात करें, आपको याद होगा कि एक मिर्ची बाबा यहाँ पर काफी फेमस हुए थे, अभी भी मिर्ची बाबा हैं, जिन्होंने मिर्ची से हवन करवाया था और बाद में जब सरकार बनी तो उनको काफी क्रेडिट भी दिया गया था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि क्योंकि जितनी मिर्ची उनको हवन में लगानी थी तो उतनी मिर्ची मुहैया नहीं कराई गई, इसलिए कहीं न कहीं ये सरकार गिर गई। तो उनके हवन के कारण पूर्ण आहुति न दे पाने के कारण वो नहीं हो पाया और इसीलिए सरकार गिर गई। तो अलग अलग तरह से बहुत सारे समीकरण देखने को मिलते हैं। चुनाव में आप देखेंगे कि अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बहुत सारे टोटके करते हैं, अलग अलग तरह से वो भी हवन वगैरह करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। तो ये चुनाव में काफी देखने को मिलता है। अभी भाजपा कांग्रेस में अगर हम बात करें तो कांग्रेस में लंबे समय से ये सारी चीजें चल रही। प्रदेश कार्यालय जो है, तो जो मेन गेट है उस गेट से पीसीसी चीफ कमलनाथ नहीं जाते। ये बताया जाता है सूत्रों के हिसाब से कि किसी वास्तुशास्त्री ने ये बताया कि जो मेन गेट है आपको उस गेट से एंट्री नहीं करनी है, पीछे का जो बैक दरवाजा है उस गेट से पीसीसी चीफ कमलनाथ हमेशा उस गेट में घुसते हैं। तो ये सारी चीजें भाजपा कांग्रेस में बराबर देखने को मिलती हैं। भाजपा का जो नया प्रदेश कार्यालय अभी फिलहाल अस्थायी रूप से बनाया गया है, वहां भी अलग अलग तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, वास्तु का काफी ध्यान दिया गया है। अध्यक्ष को किस जाना है, मुख्यमंत्री को किस गेट से जाना है, जो अलग अलग पदाधिकारी है वो उनको किस गेट से जाना है, तो इसके लिए अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो ये सारी चीजें हमेशा चुनाव में काफी हद तक देखने को मिलती हैं। जी बिल्कुल संदीप, और वहीं बीजेपी के प्रचार की बड़ी तैयारी भी चालू हो गई है, जैसे कि आप बता रहे हैं। उसी के साथ प्रदेश में 50,000 रथ सभाएं करने का जो है टारगेट रखा है। बता दें कि हाईटेक रथ मैदान में उतरेंगे। रथ सभाओं के माध्यम से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों तक संदेश पहुंचाने की तैयारी है बीजेपी की। क्या अपडेट है इसको लेकर, जरा बताइए संदीप। बिल्कुल, देखिए ऋषभ, बहुत व्यापक स्तर पे भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की है। भाजपा की योजना ये है कि लोगों के ज़हन में, दिमाग में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी होनी चाहिए और अब की बार भाजपा की सरकार क्यों आनी चाहिए। इन सारी चीजों को दिमाग में लोगों के डालने के लिए लगातार अलग अलग तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक 3 दिनों तक शक्ति सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। हालांकि उन शक्ति सम्मेलनों का क्या हुआ, कहां हुए, इस बात का कोई पता नहीं चला। लेकिन जिस प्रकार से रथ की बात आई है कि करीब 50,000 रथ सभाएं आयोजित होंगी, तो जगह जगह प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। सभी 230 विधानसभा सीटों के अलग अलग हर दूसरे तीसरे गांव में रथ सभाएं आयोजित करने की बात कही जा रही है, ताकि जनता के बीच में एक माहौल क्रिएट किया जा सके। जनता को यह समझ में आए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति माहौल है। चुनाव के दौरान इस प्रकार से सारी चीजें की जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है और कार्यकर्ताओं की संख्या, फौज इतनी बड़ी है कि उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं उठाना चाहती है, ताकि जनता के बीच में ये एक मैसेज जाना चाहिए कि माहौल भाजपा के पक्ष में है और सरकार क्यों बननी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की। भाजपा 2003 से और 2023 के आंकड़े देती है। 2003 से पहले के सड़कों की बात करती है, बिजली की बात करती है कि किस प्रकार से सड़कों में गड्ढे हुआ करते थे, घरों में सिर्फ अंधेरा हुआ करता था, बच्चों को पढ़ने में काफी दिक्कतें होती थी। वो चीजों को बार बार याद दिलाना चाहती है भाजपा और गांव गांव खासकर जाकर के रथ सभाओं के माध्यम से बताना चाहती है कि देखिए पहले क्या स्थिति हुआ करती थी। आज जीरो कट पावर है, गांव में भी 24 आवर्स बिजली की उपलब्धता रहती है। तो इन सब चीजों का फायदा कहीं न कहीं रथ सभाओं के माध्यम से भाजपा लेना चाह रही है। जी बिल्कुल, और बीजेपी कांग्रेस के साथ सभी पार्टियां अपना अपना भौकाल जमाने में तो जुटी हुई हैं। वहीं प्रशासन ने भी अपनी कमान संभाल ली है। भोपाल में चुनाव ड्यूटी को लेकर पुलिस के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। पुलिसकर्मियों को अपनी ड्यूटी
पर मौजूदगी का सबूत देना होगा। चुनाव आयोग ने पुलिस कर्मियों के लिए नियम जारी कर दिए हैं, जिससे कि नियम का पालन नहीं करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा अपडेट मिल रहा है। संदीप, क्या है इसको लेके क्या तैयारी है चुनाव आयोग की, जरा बताइए। देखिए, चुनाव आचार संहिता की यही खूबसूरती है। चुनाव आचार संहिता के दौरान एक तरह से सरकार जो होती है पूरी तरह से प्रशासन के हाथ में होती है इस वक्त, क्योंकि पूर्ण रूप से कोई बड़े उनको आदेश नहीं दिए जा सकते सरकार की तरफ से। तो जो पूरी प्रशासनिक ताकत होती है इस समय पर उनके हाथ में होती है, पुलिस हो या फिर अलग अलग विभाग के अधिकारी कर्मचारी। तो इस समय पर पुलिस को लगातार सशक्त बनाया जा रहा है, मजबूत बनाया जा रहा है, और यही कारण है कि उनको सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। जहां पर आप जाएंगे, यानी कि जो पुलिस अधिकारी या पुलिसकर्मी जाएगा वहां से सेल्फी लेकर के अपने मुख्यालय पे भेजेगा। तो तरह तरह से अलग अलग तरीके से उपाय अपनाए जा रहे हैं ताकि चुनाव जिस प्रकार से करीब आता चला जा रहा है, और चुनाव के दौरान आप देखते हैं कि काफी पैसे बांटने की बातें चलती हैं, शराब बांटने की बातें होती है, अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं चुनाव में। तो इन सब पर निगरानी रखने के लिए पुलिस को कहा जा रहा है, और जब सेल्फी लेकर के भेजेंगे तो उनके आला अधिकारियों को भी मालूम रहेगा कि उनका फला कर्मचारी या फला अधिकारी कहां पर मौजूद है, तो उनके पास सारी चीजों के सबूत भी रहेंगे। तो इसीलिए इस तरह के अलग अलग उपाय अपनाए जा रहे हैं। बिल्कुल संदीप, मतलब पार्टियों के साथ साथ प्रशासन भी इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर कोई भी चूक करने की जो है नहीं चाहता है कि कोई भी इस बार के विधानसभा चुनाव में कोई भी चूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आपका, आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करी। इंदौर का रुख करेंगे, ललित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। इंदौर में भी सिंगल विंडो के तहत 770 से ज्यादा विधानसभा आयोजन, जिनमें रैली, धार्मिक और सामाजिक आयोजन और वाहन रैली के लिए अनुमति जारी कर दी गई है। ललित, क्या अपडेट है, किस किन चीजों के लिए जो है ये जारी की गई है गाइडलाइंस, और इनके अंतर्गत क्या क्या किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता, बताइए। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग लगातार सख्त नजर आ रहा है, और इंदौर जो जिला निर्वाचन अधिकारी और इंदौर कलेक्टर कहलाए जाते हैं, इलैया राजाती, उन्होंने भी जो है लगातार तैयारियों को लेकर एक जायजा भी लिया, और इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में एक सिंगल विंडो ओपन की गई, जिसमें चुनाव के दौरान निकलने वाले जुलूस, रैली, वाहन रैली और सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम, क्योंकि इन पे रोक लगाई नहीं जा सकती है, इसको लेकर एक सिंगल विंडो बनाई गई जहां से वे अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं 789 जो है इस तरीके के आयोजनों के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 770 लोगों को अनुमति प्रदान की गई है। वहीं जो है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी पुलिस प्रशासन बहुत सख्त नजर आ रहा है। और कानून व्यवस्था बनाए रखने के 2 दिन में सीआरपीसी की धारा 160 और 116 के तहत जो है 63 प्रकरण दर्ज किए गए थे, जिसमें से 77 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मैं आपको बता दूं, वहीं 56 जो केसेस हैं जिसमें 68 आरोपी बनाए गए, उनको बाउंड ओवर किया गया है। जो लिस्टेड बदमाश है, उस क्षेत्र के बदमाश है, उनको जो है किया गया है। तो इस तरीके से जिला प्रशासन के साथ, चुनाव आयोग के साथ और पुलिस प्रशासन भी नजर आ रहा है। बिल्कुल ललित, आगे बढ़ेंगे खबरों में। मॉडल को देखने के लिए आए केरल के म्युनिसिपल कमिश्नर की होटल में संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। 35 लोगों का दल जो है स्वच्छता मॉडल देखने इंदौर पहुंचा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दिया है। क्या खबर है ये और क्या अपडेट है, इसको लेकर जरा बताइए ललित। देखिए, इंदौर स्वच्छता में 6 बार प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है, 7वीं बार की दौड़ में है। वहीं वायु गुणवत्ता को लेकर भी इंदौर लगातार प्रथम स्थान पर है, और स्मार्ट सिटी में प्रथम स्थान पर इंदौर आया है। इसी को लेकर पूरे देश भर के जो म्युनिसिपल कारपोरेशन के जो लोग हैं, नगर पालिका, नगर निगम के जो अधिकारी हैं, वो इंदौर पहुंचते हैं और यहाँ के मॉडल को देखते हैं। ऐसा ही एक केरल का एक दल जो है इंदौर पहुंचा था, जिसमें लगभग जो 35 से अधिक लोग केरल से इंदौर आए थे, और यहाँ पर स्वच्छता के मॉडल को देखने के लिए वे रुके हुए थे। केरल के पथनामथिट्टा के रहने वाले जो म्युनिसिपल सेक्रेटरी हैं मिस्टर संजीत कुमार, ये इंदौर के प्राइड होटल में रुके हुए थे, और इंदौर के प्राइड होटल में जो है ये रात को इन्होंने अपने रूममेट के साथ शराब भी पी थी। और जब रूममेट सुबह उठा है तो उन्होंने देखा कि जो संजीत कुमार सत्ता है वो पलंग से नीचे गिरे हुए हैं, और वो लंबी लंबी और गहरी सांसें ले रहे हैं। तुरंत जो है अस्पताल के मैनेजर को बुलाया गया, और जब अस्पताल से
होटल से अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। ये पूरा मामला थोड़ा संदिग्ध नजर आ रहा है। पुलिस जो है लगातार इस संबंध में जांच कर रही है और केरल से आए जो दल था उनसे भी पूछताछ कर रही है, जो रूममेट थे उनसे भी पूछताछ कर रही है। जी ललित, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम जानकारियां दी। रुख करेंगे जबलपुर का। हमारे सहयोगी सुमन पुरोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमन, बीजेपी की मध्य और पनागर विधानसभा के प्रत्याशी के नामों की घोषणा अभी बाकी है, अभी हुई नहीं है। इसी और पनागर से कांग्रेस ने भी नाम घोषित किए। कार्यकर्ताओं को आज सूची जारी होने का इंतजार है। क्या अपडेट है इसको लेकर, जरा बताइए। जी देखिए, जबलपुर की जो 8 विधानसभा में से अभी जो है जो बीजेपी और कांग्रेस ने अब दो विधानसभाओं से एक अपने अपने कैंडिडेट के नाम घोषित नहीं किए हैं और कार्यकर्ताओं, खासकर जो प्रत्याशी उम्मीदवार हैं जिन्होंने दावा किया है, दावेदार हैं, उनको बेसब्री से इंतजार है। अगर बात करें का यहाँ कैंट की जो कि शहर के अंदर की है और बीजेपी के पास है ये सीट, तो यहाँ अभी कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा होना बाकी है। इसी प्रकार बात करें तो जो दूसरी जो एक और भी जो भारतीय जनता पार्टी की जो पनागर विधानसभा है वहां से भी कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट अभी तक घोषित नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसी प्रकार जो है कि सिहोरा से अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है, बिल्कुल ये उम्मीद की जा रही है कि आज या कल नामों का जो है प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो जाएगी। और रही बात बाकी जहां पर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, तो जो प्रत्याशी हैं लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और जो कहना चाहिए कि इस समय जैसे कि धार्मिक माहौल बना हुआ है, शारदीय नवरात्र का पर्व चल रहा है, तो वहां भी राजनीति का रंग, पूरा चुनाव का रंग दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने दो कैंडिडेट प्रत्याशी घोषित नहीं किया। आज उम्मीद की जा रही है कि आज या कल ये दोनों विधानसभाओं से अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल सुमन, और लगातार विधानसभा चुनाव को लेके प्रशासन भी सख्त है और तमाम चीजें कर रहा है। पार्टियां अपनी अपनी जो है रणनीति बना रही हैं और टिकट को लेके दावेदारी पर मंथन लगातार चल रहा है। आगे बढ़ेंगे। शारदीय नवरात्र का 5वां नवरात्र है। 5वां नवरात्र दुर्गा के स्कंद माता रूप का होता है। शहर में पहले दिन से ही विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं और सुमन लगातार मंदिरों में और पंडालों में जो भीड़ जुटी हुई है। खेर माई मंदिर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से महाआरती का आयोजन किया गया है। क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए, जबलपुर नहीं बल्कि पूरे महाकौशल में जो पंचमी है और नवमी बहुत ही श्रद्धा और धूमधाम उत्साह के साथ मनाई जाती है और इस दौरान कई भव्य बड़े आयोजन भी किए जाते हैं। तो बड़ी खेर माई की बात करें तो ऐतिहासिक मंदिर है, हजारों वर्ष पुरानी यहाँ पर माँ देवी की प्रतिमा स्थापित तत्व की दृष्टि से भी काफी मायने रखती है और लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। तो यहाँ पर इस बार भी पिछले वर्ष की तरह जो पंचमी का आयोजन किया गया, महाआरती होगी और इसके साथ अनुष्ठान और भजन और जागरण का काम भी यहाँ आयोजन किया गया है। इसी प्रकार छोटी खेर माई मंदिर में भी और तमाम दूसरे देवी मंदिरों में भी इस तरह के आयोजन के सिलसिले जारी रहेंगे। पंडालों की बात करें तो पंडालों में भी जबलपुर में एक परंपरा ये भी है कि कई मूर्तियां पंचमी दिन की जाती हैं, तो मूर्तियों की स्थापना भी होगी और इसके साथ साथ जो विविध धार्मिक आयोजन है उनका सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल सुमन, और अगली खबर की बात करें। शहर के बाहर लगे नगरों में सिटी बस सेवा बंद होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कोर्ट के आदेश के बाद 70 सिटी बसें बंद हो गई हैं और ग्रामीण और करीबी कस्बों के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुमन, 18 से 20 हजार लोग बस में सफर करते थे, उनको काफी दिक्कतों का करना पड़ रहा है। अब कैसी व्यवस्था है, क्या व्यवस्था की गई है, वो किस तरह से ट्रेवल कर रहे हैं, जरा बताइए सुमन। देखिए, पूर्व नगर निगम स्मार्ट सिटी की तरफ से जो स्मार्ट बसों का संचालन किया जाता था, जो कि शहरी क्षेत्र तक ही सीमित था, तो लगातार इसके लिए मांग की जा रही थी कि जो शहर से लगे कस्बे हैं जैसे पनागर है, बरगी, आसपास के तमाम इलाकों में भी बसों की सेवा शुरू की जाए, क्योंकि छात्रों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को शहर आना तो दूसरे जो विकल्प है उसका इंतजार करना पड़ता है, जबकि वो की सुविधाजनक नहीं है और बहुत अधिक महंगे हैं। तो ये व्यवस्था बनाई गई थी कि स्मार्ट सिटी की तरफ से 70 बसों का संचालन किया गया था और इससे जो बस संचालक है उन्हें भी फायदा था, कि उनके लिए भी एक बड़ा क्षेत्र था और बसों के संचालन में उन्हें भी आर्थिक रूप से फायदा था। लेकिन कोर्ट के एक आदेश के बाद से न सिर्फ जबलपुर बल्कि दूसरे शहरों में भी इस तरह की जो व्यवस्था थी उस पर रोक
लेकिन प्रशासन ने इस तरह पे इसके वैकल्पिक व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दिया है। अब चूंकि आचार संहिता भी लागू है, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि प्रक्रिया शुरू भी होती तो काफी धीमी होगी, आने वाले समय में ही इसका निराकरण हो पाएगा। फिलहाल 18 से 20 हजार जो लगभग जो रोजाना शहर किसी न जाते हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, छात्र, उन्हें जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और फिलहाल जो है इन सभी लोगों को जो निजी बस ऑपरेटर्स हैं, जो कि बहुत सीमित बसें चलती हैं, उनके भरोसे ही अपना व्यवस्था है बनानी पड़ेगी। जी बिल्कुल सुमन, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में भी राजनीतिक माहौल है, विधानसभा चुनाव है, जिसको लेके कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों के जो दावेदार हैं उनका जो है उन पे मंथन कर रही है और जो है सूचियों को जारी कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची छत्तीसगढ़ में जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 30 कैंडिडेट उतारे गए थे और अब दूसरी लिस्ट में 53 नाम शामिल किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अब तक 83 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। फिलहाल 7 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, जिसपे मंथन चल रहा है। उन 7 सीटों में रायपुर उत्तर, सिहावा, धमतरी, बैकुंठपुर, सरायपाली, महासमुंद, कसडोल शामिल हैं, जिन पे अभी मंथन चल रहा है। इन सीटों पे विचार विमर्श किया जा रहा है, दावेदारों पे मंथन किया जा रहा है कि किसको मैदान में उतारा जाए। हमारे साथ नदीम बने हुए हैं। नदीम, दूसरी सूची कांग्रेस की जारी हो गई है और अब 7 सीटें केवल बची हैं। क्या अपडेट है, क्या समीकरण है, जरा बताइए। देखिए, जिसका लंबे समय से इंतजार था, वो इंतजार की कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए खत्म हुई और कल देर शाम जो है कांग्रेसियों की दूसरी लिस्ट यानी 53 नामों की जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी यहाँ पर कर दी गई है। इसमें अगर हम बात करें, पहले में जो है लगभग 30 और अब 53 यानी 83 उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस की तरफ से कर दी गई है। 9 विधायकों का यहाँ पर टिकट 10 विधायकों का यहाँ पर टिकट कटा है। 10 विधायकों की अगर हम बात करें तो सत्यनारायण शर्मा जो वरिष्ठ विधायक, कद्दावर मंत्री रहे पूर्व में और वर्तमान में विधायक है, उनका टिकट काटकर उनके पुत्र पंकज शर्मा को जो है वो ग्रामीण से यहाँ पर दिया गया है। उत्तर की अगर हम बात करें तो उत्तर का टिकट राजधानी रायपुर के 4 महत्वपूर्ण विधानसभा है, इसमें उत्तर का जो है वो रोक दिया गया है। वहीं अगर हम धरसीवा से बात करें तो पूर्व राज्यसभा सांसद छाया जो है धरतीवा से जो है वो उम्मीदवार यहाँ पर बनाया गया है। अनुज शर्मा के खिलाफ मैदान पे जो है कांग्रेस छाया वर्मा को उतारेगी। इसके अलावा बात करें पश्चिम में वर्तमान विधायक विकास उपाध्याय को यहाँ पर मौका मिला है। दक्षिण में देखिए कांग्रेस ने एक नया प्रयोग किया है, पिछले कन्हैया अग्रवाल को उतारा था और इस बार हम देखें तो महंत राम सुंदर दास जो है उतारा है। हालांकि दो बार के विधायक है, पूर्व में जयजयपुर से जो है विधायक रहे और वर्तमान में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष, उन पर दक्षिण से जो है वो मौका दिया गया। इस बार दक्षिण में 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल जो महंत राम सुंदर दास जो है मैदान में होंगे, उनका अपना सामना होगा और दिलचस्प चुनाव जो है वो इस बार दक्षिण में देखने को मिला है। मठ वर्सेज जो है वो बृजमोहन अग्रवाल का जो है वर्चस्व यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें तो 7 जो है लगभग 7 विधानसभा सीट है उसकी को रोक दिया गया है, जिसमें रायपुर उत्तर, सिहावा, धमतरी के अलावा हम बात करें सरायपाली, पाली, तानाखा, ये 7 विधानसभा सीटों को कसडोल यहाँ पर रोक दिया गया है। असमंजस की स्थिति में जैसे उत्तर की बात करें तो उत्तर में दावेदार है जिनपे सामंजस्य जो है कांग्रेस, क्योंकि वर्तमान में बीजेपी ने वहां उत्कल समाज ब्राह्मण समाज से जो है पुरंदर मिश्रा को जो है वो मैदान पर उतारा है। तो उत्कल समाज और ब्राह्मण समाज को यहाँ साधने की एक बड़ी कोशिश जो है राजधानी रायपुर की है। तो